तो बोले चलो चलो मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। जहाँ पे अपडेट खत्म हुआ बीच रास्ते में गाड़ी बोला, बोले चलो तो अब बीच रास्ते में अब सूट पहन के टाई पहन के अब खड़े हैं। उस समय तो ना उबर था ना ओला था, कोई कैब ही नहीं था, कुछ नहीं, अब खड़े। ये सीन काला पत्थर में भी है। वो डिब्बा बाहर रखा था ना, सब अपने अपने साले से 10-10 रुपये उसमें डाल देते थे और अपनी खुशी से डाल देते थे, और उसके एवज में उनको प्रोटेक्शन मिलता था। वर्कर्स के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता था। 71 में जब गवर्नमेंट को चाहिए, लोग चाहिए थे काम करने के लिए पब्लिक सेक्टर्स में, और उस समय उतनी सप्लाई नहीं थी स्किल्ड वर्कफोर्स की। मैंने देखा है कैसे उन्होंने लोगों को बुला बुला के नौकरी दिया और कैसे ट्रेन करवाया। दैट वन थिंग हैज़ इम्बाइब्ड ऑन मी, और ये बड़ा डीप इम्पैक्ट छोड़ा है। आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे पीछे, तो जिस तरह का सेल्फलेस हेल्प देखा है मैंने उनको लोगों को करते हुए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, दैट हैज़ रब्ड इनटू मी ऑल्सो एंड माई ब्रदर ऑल्सो कि इज़ आई आर फियरफुल। मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी पोजिशनिंग चेंज हो गई है पहले से। अगर आज से 15 साल पहले का अशोक वर्मा को मैं देखता हूँ तो बहुत ही फियरलेस है, कोई आएगा देख लेंगे, कर लेंगे। अब मैं पूछता हूँ, अपना देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि नहीं, वो गलत स्टांस था। MNCs आर टोटली प्रोसेस ड्रिवन, दे विल सी ब्लैक इज ब्लैक एंड व्हाइट इज व्हाइट, बट व्हेन यू आर एन एम्प्लॉय, व्हेन यू आर डीलिंग विद एम्प्लॉय, द थर्ड डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो डेप्थ होता है थर्ड डायमेंशन का, वो एक प्रमोट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकता है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट टुडे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इनकी प्रोफेशनल जर्नी वैसे तो 1992 में शुरू हुई जब इन्होंने कमिंस इंडिया ज्वाइन किया एज HR, और आजकल ये एज VP एंड हेड ऑफ HR काम कर रहे हैं JK ग्रुप में। बट इनकी जो ओरिजिनल जर्नी इन HR शुरू हुई थी वो इनके बचपन में ही शुरू हो गई थी। वो ऐसे कि इनके फादर वो भी खुद HR में थे। तो चलिए बात करते हैं आज इनसे और जानते हैं कि उस ज़माने में HR कैसा हुआ करता था, इनके ज़माने में कैसा HR था, और आज ये जब दोनों स्टोरी को कंबाइन करके देखते हैं तो आपके और हमारे लिए इनका क्या मैसेज है। तो मिलते हैं अशोक से। अशोक, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। जो ये होती हैं घर में, जैसे होता है ना, डॉक्टर का बेटा होता है डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर का बेटा होता है इंजीनियर बन जाते हैं, ऐसी स्टोरी तो हमने बहुत सारी सुनी थी। HR घर में हो और HR बने, तो बचपन कैसा, मतलब ये क्या बचपन से ही कुछ चलता आ रहा था या कहानी कुछ और हुआ करती थी? हमारी जर्नी शुरू होती है धनबाद से। हमारे फादर कोल इंडिया में थे एंड व्हेन ही रिटायर्ड ही वाज हेडिंग HR फॉर द कोल इंडिया, सो स्पेसिफिकली CCL के सेंट्रल कोलफील्ड्स रांची में। सो जर्नी बड़ी शुरुआत में तो धनबाद से रही है। धनबाद का अगर आप बैकग्राउंड जानेंगे तो धनबाद वाज वन इन द अर्ली 70s इट वाज अ क्राइम इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट। माफिया हो, चाहे गुंडागर्दी हो, चाहे बदमाशी हो, वो सब हम लोगों ने देखा है अपने इर्द गिर्द होते हुए। इंस्पिरेशन मेरे को फादर से ज़रूर आया था, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली थोड़ी ब्यूरोक्रेसी में है, बट पब्लिक सेक्टर की लाइफ मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैंने फादर को देखा किस तरह उन्होंने डील किया माफिया से, जो रेगुलर घर पे भी आते थे, धमकी देने के लिए भी आते थे। अच्छा। टेंडर उस समय सिर्फ माफिया लोग को ही मिलता था। द वन थिंग विच हैज़ रियली इंटरेस्टेड मी इन द जर्नी ऑफ माई फादर इज़ हिज हाई इंटीग्रिटी एंड डिसिप्लिन। ये दो चीज़ें मेरे लिए बड़ा वैल्यू रखा है, एंड अभी भी मुझे कभी भी कुछ अगर गलत अगर दिमाग में आता है मेरे कभी भी, तो उनके डर से ना मैं बड़ा केयरफुल हो जाता हूँ, और वो डर मेरे पास अभी भी है क्योंकि मैंने उनको हाईएस्ट इंटीग्रिटी में वर्क करते हुए देखा है। तो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, बहुत बार हमने देखा, आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी, काला पत्थर देखा होगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा, तो दीज आर ऑल रियल हैपनिंग्स। अच्छा। और अब मैं तो दा देता हूँ जो फिल्म मेकर्स वगैरह हैं उन्होंने किस तरह का सब्जेक्ट उठाया है और कितने अच्छे से उसको दर्शाया है। इट्स वेरी रियलिस्टिक। वो सब चीज़ हम लोगों ने धनबाद में अर्ली 70s और अर्ली 70s और 80s में होते हुए देखा है। तो धमकियार घर, क्या बोल रहे हैं, मूवी अपनी आंखों से दिखी है। हाँ, ये चलचित्र हमारे सब आंखों में ही है। एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। 1982 की बात है ये। एक बहुत बड़े फिल्म स्टार ने अपनी पूरी एक शूटिंग कर रहे थे वहाँ धनबाद में। एक धनसार करके एरिया है, कॉलोनी की एरिया है वो। अच्छा। और उन्हें एक स्पेसिफिक गन चाहिए था। और उन्हें अपने प्रोडक्शन वाले को डांट रहे थे कि यार ये गन नहीं आया, वो नहीं आया, तो यहाँ पर क्या ये गन भी नहीं मिलेगा? आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग भी शूटिंग देखने गए थे, अपने फादर के थ्रू गए थे, हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पर। कम से कम लोगों ने अपने कंबल उड़ा के 20 तरह के वो गन निकाल के दे दिया उनको कि सर ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। वो दंग रह गए थे, ये चलेगा क्या? हाँ, ये चलेगा कि नहीं।
रात में फिर हम लोग गेस्ट हाउस में हम लोग डिनर के थे, तो साहब भी थे और भी काफ़ी सारे फिल्म स्टार्स थे जी। तो सारी इस बात पे चर्चा कर रहे थे कैसे मतलब किस तरह का इन्वायरमेंट है और किस तरह के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और फिर यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं। तो वो थोड़ा सी कंस्ट्रेंट थी इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई लिखाई कि 10 तक तो आपकी एजुकेशन बड़ी अच्छी थी, 12 तक बड़ी अच्छी थी, पब्लिक स्कूल्स थे, सब थे, बट कॉलेज करने के लिए फिर सब लोगों को दिल्ली आना पड़ता था इफ़ यू वांटेड टू परस्यू हायर स्टडीज। तो उसी चीज़ हमारे से। बट कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि हाउ वाज द एनवायरनमेंट, आई थिंक एनवायरनमेंट वाज वेरी वेरी सिक्योर। कोई भी अगर पब्लिक सेक्टर में रहा है तो द सिक्योरिटी इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइफस्टाइल अगर रहती है थोड़ी सी प्रिविलेज भी रहती है बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स अपब्रिंगिंग एंड ऑल, तो वो एक फ़ायदेमंद रहता है हमें कि हाँ एक सिक्योर्ड लाइफस्टाइल रहती है अपने। बट एक बार आप मैनेजमेंट कर लेते हो या फिर कुछ भी प्रोफेशनल डिग्री कर लेते हो, देन हाउ यू मेक योर करियर इज़ योर ओन डेस्टिनी एक्चुअली, दैट इज़ योर ओन हार्ड वर्क। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आपके जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि आपके फादर HR में थे, आप भी HR में हो, तो सी इफ़ यू से कि हाँ थोड़े से नेपोटिज्म अगर आप ऐसा लगता है अगर आप इफ हिंटिंग टुवर्ड्स नेपोटिज्म, सो if I am related to a family which is very very successful, then yes I am guilty, it could be nepotism. But I would like to contribute and attribute the same thing to my lot of hard work, patience and discipline. I wouldn't say that I am very intellectual or very high thinker or बहुत ही meritorious हूँ, नहीं, but through my sheer hard work I have come the long way. So this is what the submission I have got. Yeah. So I'm sure this discussion is going to be very interesting. मेरे को तो पता ही नहीं था कि जो PMNHR होता था, जो पर्सनल मैनेजमेंट के बियॉन्ड भी कभी HR होता था और धनबाद के दौर में भी HR में काम कर रहा था। तो ये डिस्कशन तो बहुत इंटरेस्टिंग। और कुछ बताइए, उन दिनों में जब आप फादर को देखते थे, कुछ ऐसी घटनाएं जिसने कोई बहुत बड़ा IR इशू या HR इशू क्रिएट कर दिया हो और एज ए किड आपने उस सिचुएशन को टैकल करते देखा हो? और वो 70s की जो आप बात कर रहे हैं जी, उस समय की स्टोरीज क्या, जो आप कह रहे थे माफियाज वगैरह, क्या था ये? हाँ, सो 2-3 चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आजकल के लोगों के लिए जिन्होंने 70s का दौर नहीं देखा है। हम लोगों ने देखा है, वी आर फॉर्चुनेट इनफ आल्सो। सो अराउंड इफ यू गो बिहाइंड द हिस्ट्री, 1972 नेशनलाइजेशन हैपेंड ऑफ द कोल इंडिया। सो सारे कोल्स जितने एट्रीब्यूशंस थे सारे थ्रू एन एक्ट वेंट इनटू द पोजीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो माय फादर गॉट ट्रांसफर्ड, ही लेफ्ट टाटास एंड वी जॉइन कोल इंडिया इन 71। मैं फादर की बात कर रहा हूँ, 71 या 72 की बात है। तो जब हम आए थे वहाँ पर 72 में जब हमने रहने शुरू किया तो वी कुड सी द काइंड ऑफ रिचनेस जो आप ये पिक्चर में भी रिलेट करेंगे तो काला पत्थर में भी आपने देखा है कि किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन देखा है, वर्कर्स का किस तरह, कोल माइनर्स का किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है। बड़े बड़े घर थे, सारे वाइट मार्बल्स के बने थे, सारे फॉरेन कार्स थे। और ये जब नेशनलाइजेशन हुआ था तो ये सारे उन्होंने छोड़ के भागे थे वो लोग, जितने भी कोल ओनर माइन ओनर्स थे। तो वो दौर भी हमने देखा है कि किस तरह का रिचनेस था। और इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि व्हाट वाज द लाइफस्टाइल ऑफ दी पुअर वर्कर्स, कोल माइनर्स। अगर आप घर के ऊपर खड़े भी हो जाएं, आप देखें सामने जो कोल माइन है वहाँ पे हम देखते थे हर शिफ्ट में जब चेंज होती थी सायरन बजती थी, वर्कर्स लाइन से लगा के अपने टोपी के नीचे लाइट लगा के कोल माइंस के अंदर जाते थे। 3-4 बार हम लोग को भी मौका मिला कोल माइंस के अंदर जाने में। तो अब उस समय के दौर में देखेंगे तो उस समय तो अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं कोल माइन के नीचे, लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं, खदान में जा रहे हैं, तो वो कंधे पे कैनरी लेके चलता था। कैनरी इज द बर्ड विच कैन डिटेक्ट गैसेस। अगर पॉइजनस गैस है तो दे आर द फर्स्ट वन टू डिटेक्ट गैसेस। तो टेक्नोलॉजी तो आज के ज़माने में आई है, उस समय तो बर्ड टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं कि उस समय बर्ड टेक्नोलॉजी से जिन लोग जिंदा रहते थे और हजारों खदान में लोग काम करते थे। आप गूगल करेंगे तो बहुत लोगों को याद नहीं होगी, 73 या 74 में बहुत एक बड़ी घटना हुई थी जिस पर काला पत्थर आधारित था। मूवी, जी हाँ बात कर रहे हैं। दैट वॉज चासनाला का कांड, माइन एक्सीडेंट हुआ था। पूरी की पूरी दामोदर वैली घुस गई थी खान को तोड़ के पानी के अंदर और लाखों मजदूरों उसमें मारे गए थे। सो वो दौर भी हमने देखा है कि किस तरह के एक्शंस होते हैं, किस तरह की पॉलिटिक्स होती है। तो वो चीज़ भी हमने देखा। हमारे फैमिली के एक बड़े करीबी थे, हमारे चाचा थे जी, वो अरेस्ट भी हुए थे इस चीज़ में, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं थी, बट एज अ हेड ऑफ द ऑक्यूपायर ऑफ द माइन ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड फॉर 2-3 months। केस चली, फिर वो रिहा हुए एंड ही वॉज अगेन रीइंस्टेटेड। कमिंग बैक टू दी माफिया वाला, एक बहुत बड़े माफिया सरगना थे वहाँ पे। नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं बिकॉज ऑफ कॉपीराइट रीजंस, अभी वो नहीं है, बट उनके साथ सज्जन आदमी भी मैंने देखा नहीं है। आपने बोला कि कैसे आपको प्रेरित हुआ, अपने फादर को कैसे देखा, तो उनसे पूरी इंडिया डरती थी। अच्छा,
गैंग्स ऑफ वासेपुर देखेंगे तो वो जो बंदा है, वो जो आदमी है, वो उसी पर आधारित है। अच्छा। सो हमने तो उसको बहुत करीब से देखा है ना। और हर साल हमने उनके घर पे नोटों की बोरी जलते हुए भी देखी है। अच्छा। ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी लेट 70s की बात कर रहा हूँ। जी जी। और बड़े ही सज्जन पुरुष आते हैं तो नमस्कार करके ही बैठेंगे, आपको आपके हालचाल पूछेंगे, बच्चे आप किस क्लास में पढ़ रहे हो। तो एक अलग से था। मैंने देखा है कि फादर ने भी उसको किस तरह डिप्लोमेटिकली हैंडल किया था। और वो ज़माना था कि जब उन्होंने टेंडर डाला तो कोई और टेंडर डालता भी नहीं था, तो वही सिंगल टेंडर डालते थे और वही जीतते थे। जब खदान में मजदूरों को सैलरी मिलती थी 30 तारीख को, तो जब खदान के मजदूर निकलते थे, ये सीन काला पत्थर में भी है। वो डिब्बा बाहर रखा था ना, सब अपने अपने सैलरी से 10-10 रुपये उसमें डाल देते थे और अपनी खुशी से डाल देते थे। प्रोटेक्शन। जी हाँ। और उसके एवज में उनको प्रोटेक्शन मिलता था वर्कर्स को। वर्कर्स के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता था, इसलिए वो वहाँ के हीरो भी थे। अच्छा, तो वो मैनेजमेंट से प्रोटेक्शन देते थे? जी हाँ। अच्छा। एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन देते थे। अच्छा। क्योंकि उस समय जो लिविंग कंडीशंस थी माइनर्स की, बहुत ही बदतर थी। अब तो काफ़ी सारे सेफ्टी एक्ट्स आ गए हैं, सोशल अपलिफ्टमेंट हो गया है, लोगों में डेवलपमेंट हो गया, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। बट उस समय का दौर कुछ और ही था, तो वो चीज़ हमने देखा है। एक दो इंसिडेंट्स और मुझे याद आती है कि जब छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते थे, एक्सीडेंट्स होते थे, तो किस तरह हमारे घर का घेराव हो जाता था। अच्छा। हाँ, अगर आप घर में माँ मदर फादर के साथ हैं, या फादर आप बाहर हैं, आप मदर के साथ हैं, तो कम से कम इमीडिएटली विद इन एन आवर 3,000-4,000 पीपल यूज्ड टू सराउंड योर हाउस। तो जो अभी कह रहे हैं कि ये जो हमारे कोल माइनर्स होते थे, जो मालिकान होते थे, वो इंडियन नेशनल्स थे? इंडियन नेशनल्स थे। अच्छा, और दूसरा आप एक तरह से ये वाउच कर रहे हैं कि जो कहानी काला पत्थर में और वसेपुर में हम देखते हैं, वो प्योर ड्रामेटाइजेशन नहीं है, उसमें कहीं तो सच्चाई होती है। बहुत सच्चाई है, 70-80% सच्चाई है। जो भी इंसिडेंट्स मुझे अभी भी याद है, जो उस समय हम लोग मूवी देखा था और जो हम लोगों ने होते देखा है अपने बचपन में, 70 और 80s का दशक में, बहुत सारी सिमिलैरिटी है। आई थिंक उसमें कोई ऐसा कुछ ड्रामेटिक और कुछ नकली बना नहीं है उन मूवीज़ में। अच्छा, तो इतना हमने शोषण होते देखा? जी हाँ, जी हाँ, मैंने अपनी बिल्कुल आंखों से देखा है ये शोषण। अच्छा, जो दूसरा आप कह रहे हैं कि वो जो सज्जन पुरुष थे जिनके घर में बोरियां जलती थी नोटों की, तो क्या आप मतलब ऐसा कह रहे हैं कि वो उनका एक्सटीरियर ऐसा था और वो एक्चुअली कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड का था मिसेस हो? देखिए, या फिर वो ऐसा था कि वो वाकई में भले आदमी थे, वो रॉबिन हुड ही थे? देखिए, अब मैं सोचूं तो वो क्रिमिनल तो होंगे ही होंगे। अगर इतने बदनाम थे तो क्रिमिनल तो होंगे ही होंगे। बट हमने जो देखा है उनका अच्छाई देखी है। आपने दूसरा साइड भी देखा? हमने दूसरा साइड भी देखा, क्योंकि वो घर पे 2-3 बार 4 बार आए भी हैं। हमारे फादर से मिलने भी आए थे। कुछ लेबर इश्यूज हो जाते थे तो फादर से मिलने भी आते थे। वो ऐसा नहीं कि फादर को घर बुलाते थे, फादर को मिलने आता। हो सकता है शायद उसमें फादर को बुलाते थे तो फादर को घर जाना भी पड़ता था, बट वो हमेशा घर पर आए हैं और घर पर रिस्पेक्ट से बात किया है। और हमने देखा है दूसरे रूम से या ड्राइंग रूम में बैठे हुए हमने बाहर से भी देखा है कि बड़े रिस्पेक्टफुली बात किया था उन्होंने, रिस्पेक्टफुल बात करते थे। तो वहाँ पे मैंने अपने फादर का बिहेवियर भी देखा है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हाउ ही यूज्ड टू पुट हिज पॉइंट फॉरवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और द बॉडी ही वाज रिप्रेजेंटिंग, एंड ही यूज्ड टू रीच टू अमेकेबल सेटलमेंट। ये बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सीख देती है। जब आए इस फील्ड में, ह्यूमन रिसोर्स फील्ड में आए, और IR भी हमने हैंडल किया, यूनियंस हैंडल किया, तो मैं बहुत बार जब डील करता हूँ तो मैं बहुत बार वो चीज़ सोचता हूँ कि फादर अगर होते तो कैसे डील करते थे, बिकॉज यू हैव सीन इट वेरी फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स। यू हैव सीन लॉट ऑफ इंसिडेंसेस, लॉट ऑफ घेराउस ऑफ योर हाउस, कि कैसे वो बच के निकले थे। एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि कैसे रेट किया था। आपको भी मैं उदाहरण दे रहा था कि मेरे कुछ इंसिडेंट में हम लोग के घर के घेराव हो जाते थे, 4000 लोग घेर लेते थे। ये चीज़ एक फैक्ट्री में हेड कर रहा था अलीगढ़ में, और ये सेम चीज़ मेरे साथ हुआ था कि आई वॉज पुश इनटू अ कॉर्नर एंड सामने 4000 लोग खड़े थे। एंड आई कुड रिलेट कि व्हाट शुड आई डू। देन आई रिमेंबर माय फादर इज नो मोर, बट आई रिमेंबर माय फादर। ही हैड सेड कि जब अगर 4000 लोग आपको घेर लेते हैं ना, अब अपनी मुंह बंद रखो, क्योंकि आप जितना बोलोगे ना वो उतना इंस्टिगेट होंगे। सो मैंने आई वॉज इन पुश इनटू अ कॉर्नर एंड देयर वर 4,000 पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी स्क्रीमिंग फ्रॉम माय ब्लड, एंड आई केप्ट क्वाइट। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं डरा, डर तो होती है, डर तो लगती है आदमी को, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ चलो टाइम आ गया अब, क्योंकि मॉब मेंटालिटी हम सबको मालूम है कि कैसी होती है मॉब मेंटालिटी। बट मैंने अपने डर को छुपाया, अंदर रखा, और मैंने बाहर से निडरता दिखाया, बट अपना मुंह बंद रखा मैंने। और इतने देर में फिर आपके कलीग्स आ जाते हैं, सिक्योरिटी आती है, आपको हेल्प आ जाता है। जी। और वो उनके साथ गुस्से को भी कम कर देता है। जी हाँ, पोलाइट अपीयर होते हैं। पोलाइट अपीयर होते हो आप रखते हो कि आप हम्बलनेस है आप में, आप उसको केयर कर रहे हो, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर वो सबसाइड होता है। बट वो 1 सेकंड का जो पागलपन होता है ना,
वो मैंने बहुत अपने कार्यकाल में होते देखा है। एचआर हेड्स आप देखें औरंगाबाद में, जहाँ डिस्टर्ब इंडस्ट्रियल बेल्ट है, कितने कितने लोगों को, मारुति की केस देख लें आप, मारुति के तो हम लोग का बेचारा, हम लोग एलुमनी था हम लोग का एक्साइसेस का ही था। तो वो केसेस हमने किसने सुने हैं कि एक्सीडेंट में एट द स्पर ऑफ द मोमेंट क्या हो जाता है, बहुत सारे हम लोगों ने देखा भी है। तो आप कह रहे हैं कि हर घूस देने वाले को टेबल थंप करके भगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का अकेली पहचान ये नहीं है, देयर आर अदर वेज एंड मीन्स ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन ऑल्सो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप प्यार मोहब्बत से भी कर सकते हैं ना। सी अभी तो एचआर का और आईआर का रोल बहुत चेंज हो गया है। आप हमारे समय में देखेंगे 15-20 साल पहले आप जज करेंगे तो वहाँ उस समय दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी जी। एक तो एचआर मैनेजर को एम्पैथी होना चाहिए था जी, है ना, और दूसरा उसको एक्सेल और पावर पॉइंट होना चाहिए था। इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं थी, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं थी। एक्सेल पावर पॉइंट तब भी बस एक्सेल पावर पॉइंट। तो आज के ज़माने में आप वो हटा दीजिए, एक्सेल पावर पॉइंट हैज़ टेकन ओवर, चैट जीपीटी हैज़ टेकन ओवर दैट। बट सी टुडेज एचआर मैनेजर हैज़ टू हैव यू नो लॉट ऑफ एम्पैथी। वो तो होगा ही होगा। एम्प्लॉय वेलनेस, एम्प्लॉय ब्रांडिंग, नो एम्प्लॉय का मेंटल स्टेट क्या है, हाउ यू कम्युनिकेट विद योर एम्प्लॉयज, व्हाट इज द ओपन डोर पॉलिसी, व्हाट आर द एचआर पॉलिसीज, भाई 5 days वीक है कि नहीं है। सो अब एम्प्लॉय इतना जागरूक हो गया है, तो मैं तो एक नटशल में एक ही चीज़ बोलूँगा कि आज का अगर एचआर मैनेजर होना चाहिए ना, तो यू हैव टू हैव अ विजडम लाइक अ बुद्धा, अच्छा स्पीड ऑफ अ चैट जीपीटी, ओके एंड पेशेंस ऑफ अ डैड who is standing at the toy store watching his son buy a toy। ये चीज होना चाहिए। अगर आपके पास ये 3 चीज है ना बॉस, you have made it, you have done a killing, it's going to be a success story। because आज के एम्प्लॉयज जो आते हैं आपके पास, उनके प्रॉब्लम्स बड़े अजीब अजीब से होते हैं। अगर आप एज ए एचआर हेड अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे ना, तो you have totally missed the bus from the organization point of view। they will if they have confidence in you, they will talk to you on their personal life, they will talk to you on their girlfriends, boyfriends, husband, divorce, children, सब बातें करेंगे आपसे। The success of a HR manager lies in the fact that those persons should come back again for a recap and rediscussion। अगर एक बार आके चला जाता है वो, तो वो आपके सक्सेस नहीं है। वो बंदा या लड़का या लड़की या एम्प्लॉय आपके बार बार आपके पास आता है, that is success, because then he is seeing that you are adding value to his life। Today we have to add value to the profession of that person, professionally also, and personally also we have to reach out। सपोर्ट सिस्टम। So what we talk about now is real engagement with employees। वो सर्वे कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आप कर लेंगे, एक्शन प्लानिंग बना लिया, सब करते हैं। बट रियल टाइम एंगेजमेंट कैसे कर रहे हैं एम्प्लॉयज का, वो 1-to-1 कनेक्ट से ही आएगा। आप कर रहे हैं या आपकी टीम कर रहे हैं, यू शुड इंश्योर दैट योर टीम डज अ रियल टाइम एंगेजमेंट विद। तो आपके दौर वाले एचआर एंड एक्सेल पावर पॉइंट सीख पाए कि नहीं सीख पाए? वो तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। तो अभी तो एम्पैथी तो छोड़ दिया उन्होंने, सिंपैथी में बिलीव करते हैं वो। एक्सेल तो कभी स्ट्रीम ने। सी द थिंग इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यू नो एज ए एचआर हेड यू शुड नो हाउ टू पिवट योर लाइफ, प्रोफेशनली ऑल्सो एंड पर्सनली ऑल्सो। वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी एचआर मैनेजर का, बिकॉज द डिमांड्स आर वेरी मैनीफोल्ड आजकल। तो उस समय जब, अब हम थोड़ा सा, मैं अभी भी वही नेशनलाइजेशन में राइट रुका हुआ हूँ। आप नेशनलाइज में अटक गए हैं वैसे। हाँ, तो रीजन क्या है कि और कहीं से ये सुनने को मिला नहीं है आज तक। ये नेशनलाइजेशन तो हमने सुना है, पढ़ा है, राइट, बट उसमें एचआर के जो रोल हैं, जो एचआर फैमिलीज जब सुनती हैं कि नेशनलाइज हो रही है, वो क्या इन्वायरमेंट होता है या एम्प्लॉयज़ क्या सोच रहे होते हैं, ये ओपन प्लेटफॉर्म पे इतना नहीं अवेलेबल है। तो वो कुछ याद है आपको? हाँ, कुछ चीज़ें याद है जो मुझे अभी भी आज भी याद है। सी व्हेन द नेशनलाइजेशन टेक प्लेस, सो दी प्राइवेट पार्टीज जो मालिक थे, जो माइनिंग के जो मालिक सब थे, वो सब रातों रात भाग गए, है ना, एंड गवर्नमेंट टुक ओवर। सो व्हेन द गवर्नमेंट टुक ओवर, दे ब्रॉट प्रोफेशनल्स जो भी अवेलेबल थे उस समय, अच्छा, है ना। तो उस समय तो IIM वगैरह, IT हो सकते हैं, बट IIMs वगैरह उतना थे नहीं। तो जहाँ भी कोल माइन, टाटा वाज वन पोचिंग ग्राउंड फॉर देम, बिकॉज टाटा ऑल्सो हैड कोल वॉचरीज। तो इस तरह के और भी ऑर्गेनाइजेशंस थे जहाँ से उन्होंने एक टीम बिल्ड किया पूरा, और फिर एक्सपैंड किया। सो व्हेन दोज पीपल केम फ्रॉम, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने फादर का एग्जांपल दूं, सो ही इज थॉरब्रेड फ्रॉम टाटास। सो टाटास गिव यू दोज काइंड ऑफ वैल्यूज which he tried to inculcate in Coal India also। There are a lot of welfare में। So आप अगर पब्लिक सेक्टर की आप अगर हिस्ट्री देखेंगे, तो their total belief is in welfare of the society। But on the other hand, हमने टाटा का लाइफ भी देखा है फादर के साथ, हमने कोल इंडिया का लाइफ भी देखा है। अब बहुत इक्वालिटी है दोनों में।
आपकी बहुत सारी क्लब लाइफ है, आपकी बहुत सारी सोशल लाइफ है, यू गो टू द बेस्ट ऑफ स्कूल्स, यू गेट बेस्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, तो लाइफस्टाइल ही डिफरेंट है। अब क्लब जाइएगा तो सैटरडे को इंग्लिश पिक्चर दिखा देते हैं, अच्छा, फिर डिनर करिए, संडे को जाइएगा फिर हिंदी पिक्चर दिखा देते हैं, वो प्रोजेक्टर में चलता था पिक्चर। सो दैट बिलोंगिंगनेस आप कहाँ रिप्लिकेट करिएगा आज के ज़माने में, वो कि 200-300 फैमिली अगर रह रही है कहीं पर और हर सैटरडे संडे मिल रही है, एक साथ पिक्चर देख रही है, खाना खा रही है, कार्ड्स खेल रही है, हाउजी खेल रही है, और गेम्स खेल रही है, टेनिस खेल रही है। सो आज के ज़माने में वो रिप्लिकेट कैसे करेंगे? आजकल तो इतना आइसोलेटेड हो गया है, रिमोट वर्क हो गया। आपने काम, सुबह गए, आपने काम किया, शाम में आए, टीवी देखा, खाना खाया, कहते हैं आपने इंस्टाग्राम चलाया, सो गए आप, यूट्यूब चलाया, न्यूज़ देखा, सो गए। अब न्यूज़ भी खोलिए तो न्यूज़ में सब चिल्ला रहे हैं, तो अब क्या देखिए न्यूज़ में? आप वो भी या तो चिल्ला आपको आदत है, तो या तो बीबी की चिल्लाहट सुन लीजिए या आप न्यूज़ की चिल्लाहट सुन लीजिए। कट कर दे रहा, घर जा रहा है। नहीं, हमारा तो अनफिल्टर्ड ही है। हाँ, अनफिल्टर्ड होना चाहिए बिल्कुल, एंड दिस इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ डीलिंग विद ऑल द प्रॉब्लम्स इन लाइफ। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव सैनिटी इन योर लाइफ। और मैं फिर भी बोलूँगा दोबारा कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में खुशी है ना, तो दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू योर वर्क प्लेस, एंड यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट मोर एट द वर्क प्लेस। दैट इज अ वेरी सिंपल मंत्र। नहीं, सीसीएल सुन के तो मुझे वो धोनी मूवी याद आती है, वो हाँ, सीसीएल का, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो नेशनलाइजेशन तो समझ में आ गया, तो बट ये जो एचआर की इमेज हुआ करती थी, तो उस समय कैसी हुआ करती थी ऑर्गेनाइजेशन में? ये पीएमआईआर वाली थी या कुछ डिफरेंट भी थी? नहीं, इफ़ आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट, उस समय जो इमेज थी वो पीएमआईआर वाली ही थी। सो वेलफेयर ऑफिसर्स और हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द वर्कर्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। यूनियन को आप कैसे हैंडल करते हैं, कितने प्यार से रखते हैं लोगों को, लोग मोटिवेटेड होने चाहिए रोज़ काम पे आने को, लीव नहीं होनी चाहिए, आपकी लीव मॉनिटरिंग होती थी, सैलरी डिडक्शन होती थी, ये सब चीज़ अब ऑब्सोलीट हो गई हैं एक्चुअली। एज टाइम्स हैव चेंज, इट इज़ नाउ इट्स टोटली ऑब्सोलीट। तो जैसे आप बता रहे थे कि आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपने अपने फादर से जो बताया, आपने इंसिडेंट एग्जाम्पल दिया, और क्या इंस्पायर किया आपके फादर ने आपको, किस तरह से? जी, मेरे फादर ने सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे फादर की जो मुझे दिया है, वो उन्होंने कभी मुझे पढ़ने के लिए बोला नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे घर में जितने सारे सब टॉपर्स हैं। अच्छा। हाँ, तो एक मैं ही हूँ जो अबव एवरेज था। अच्छा। तो उन्होंने कभी मुझे फोर्स ही नहीं किया। बट द बेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट माय फादर वाज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप दैट ही वाज वास्टली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। ओके। ही वाज अ स्पोर्ट्स फैनेटिक। वो खुद मुगल क्लब दिल्ली से खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, और बट हमें उन्होंने इतना प्रेरित किया, खासकर मुझे, कि कुछ भी करो यार, मतलब पढ़ाई वढ़ाई तो होते रहेगा, बट तुम खेलो। कोई बैट हो, बॉल हो, फुटबॉल हो, लॉन टेनिस रैकेट हो, ऐसा कोई नहीं है, या कोई भी नए तरह का बॉल भी आया हो, ड्यूस का आया हो, किसी तरह का बॉल आया हो, जो हमारे घर पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं आ जाता था। अच्छा। He ensured that we had all the facilities, especially I had all the facilities in terms of sports. एक बार मुझे बैडमिंटन का शौक चढ़ा, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन बंदे का नाम नहीं बोलना चाहता मैं, he has played all England club. He used to come to my home to teach me badminton. अच्छा। क्रिकेट में देखा जाए तो क्रिकेट में भी वहाँ बहुत बड़ा स्टेडियम था, एंड ही वाज हेड ऑफ धर्मात क्रिकेट एसोसिएशन ऑल्सो। सो जितने भी मैचेस हो वहाँ पे हो, ईडन गार्डन्स, तो ही इंश्योर्ड दैट आई ऑलवेज वेंट एंड सॉ दिस मैचेस। तो पढ़ाई को लेके उन्होंने स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस किया मेरे, बट सच्चाई तो सच्चाई होती है फिर। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपके फादर आपके लिए रोल मॉडल रहे, एचआर में भी और पर्सनल लाइफ में भी, आप जैसे कह रहे हैं कि आपने प्रिंसिपल्स भी वहीं से ड्रॉ किए और आपको प्रोफेशनली भी उन्होंने बहुत, तो क्या वो अकेले थे? जैसे मैंने सुना है कि आपके परिवार में और लोग भी एचआर में हैं, तो वॉज इट अ नेचुरल चॉइस, और आपको लगा कि नहीं ये तो एक लेगेसी जो मेरे को फॉलो ही करनी है? नहीं, मेरे फैमिली में जो मोस्टली सारे सिविल सर्विसेज में हैं, जैसे बिहार का जो नेचुरल होता है, ट्रेडमार्क होता है, सारे मोस्ट ऑफ देम आई थिंक दे आर इन सिविल सर्विसेज ओनली माई फादर वॉज इन एचआर। बट द वे, जब आप फिर मैं नेशनलाइजेशन पे जाऊँगा, द वे ही ट्राइड टू हेल्प पीपल। 71 में जब गवर्नमेंट को लोग चाहिए थे काम करने के लिए पब्लिक सेक्टर्स में, और उस समय उतनी सप्लाई नहीं थी स्किल्ड वर्कफोर्स की, मैंने देखा है कैसे उन्होंने लोगों को बुला बुला के नौकरी दिया और कैसे ट्रेन करवाया। दैट वन थिंग हैज़ इम्बाइब्ड ऑन मी, और ये बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ा है। आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे पीछे, तो जिस तरह का सेल्फलेस हेल्प देखा है मैंने उनको लोगों को करते हुए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, दैट हैज़ रब्ड इनटू मी ऑल्सो एंड माई ब्रदर ऑल्सो। My brother is also a civil servant, हरियाणा कैडर में।
बट मेरे भाई को भी देखा है, अपनी बहन को भी देखा है, और मैंने खुद में वो बड़ा इम्बाइब हुआ है मेरे में, बहुत इम्पैक्ट हुआ है मेरे को वो चीज़ कि जो करना है यार अपने मन से करो, और किसी को हेल्प करना है तो करो। उससे एक्सपेक्टेशन रखो कि यार रिटर्न में वो क्या करेगा, मेरे को कैसे हेल्प करेगा, कब मुझे हेल्प करेगा। हेल्प किया तो ठीक है, नहीं किया तो। अच्छा, शुरू में आप कह रहे थे, हम नहीं कह रहे, बट आपने कहा कि नेपोटिज्म और एचआर उसकी बात की, और दिल्ली में रहते रहते हमने सीखा है कि हर कोई यही बोलता है कि तुझको पता है मेरा फादर कौन है। हाँ, वो दिल्ली का ट्रेडमार्क है। आपने कभी ऐसा यूज़ किया है कि डू यू नो माय फादर, या फादर की जो पोजीशन थी कभी आपने वो यूज़ किया? नहीं, मैंने कभी, आई थिंक कभी जरूरत भी नहीं पड़ा है जी। और एक बार आप दिल्ली आ जाते हो तो आप यू सर्वाइविंग ऑन योर ओन स्किल एंड ऑन योर ओन हार्ड वर्क एंड नेटवर्किंग। बिहार से लोगों को तकलीफ होती है इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, बहुत होते हैं, बहुत चैलेंजेस होते हैं। आप जब आते हैं यहाँ पे दिल्ली में पढ़ने, जैसे हम अगर स्कूलिंग किया था हमने धनबाद से, तो यू आर दो इन बिहार यू आर फ्रॉम अ प्रिविलेज क्लास, बट व्हेन यू कम टू दिल्ली यू आर इन अ सी। आपके जैसे यहाँ पर लाखों लोग हैं, है ना, वहाँ पे आप 10 में होते 100 में 10 होंगे, बट यहाँ पे लाख लोग से आप कम्पीट करते हो। तो आपकी जो रैगिंग से लेके शुरू से लेके जो आपकी बैप्टिज्म होती है एजुकेशन में, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल की होती है। देन यू रियलाइज कि यू आर नॉट one of the best, मतलब you are nothing in terms of a lot of people who are doing very well in the organization. Then you start working hard, because then you start competing with them, and that competition lasts till today. तो अगर प्रोफेशनल में देखा जाए 30 साल हो गए, बट वो आप हार्ड वर्क छोड़ते नहीं हो, क्योंकि वो आप बिहार से आप जब निकलते हो तो वही एक चीज़ है जो आपको सक्सेस पे ले जाएगी, साथ लेके चलते हैं। जी। क्योंकि उस तरह के प्रिविलेज तो यहाँ पर बहुत लोगों के पास है और लाखों लोगों के पास है। इट डजंट स्टैंड यू एनीवेयर। तो पहली नौकरी में फिर फादर से आपने कोई रेफरेंस नहीं लिया? मेरे कभी किसी चीज़ में किसी रेफरेंस में कभी काम नहीं किया मैंने, कभी काम, और मुझे सारी अच्छी अच्छी कंपनी मिलती गई, और जितने मल्टीनेशनल्स में काम किया है, ऑफरेटली इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, आई थिंक आई हैव हैड अ वेरी वेरी गुड स्टिंट एंड वेरी वेरी सक्सेसफुल करियर, बिकॉज आई हैव ऑलवेज डेल्ट विद 2 things. One is hard work and one is honesty. One thing you realize that you are not at the top of the intellectual level. That I have realized. कि मेरे में इतना दिमाग नहीं है कि I can compete with the IIT or I am बंदा. But I think through my hard work I can make a place of my own. And that is what I have striven for and that is what I have done. तो जो भी मैंने अचीव किया, I think hard work, discipline से और dedication से किया। तो ये तो हो गया आपके फादर के दौर से आपने देखा और आपने वहाँ से वैल्यूज़ ड्रॉ की। अब आप आ गए, एक क्वालिफाइड हो गए, MBA कर लिया आपने, और अब आपके अर्ली डेज की बात करते हैं। तो जब आप एज ए फ्रेशर किसी कॉर्पोरेट में गए, किस में गए, और जस्ट टेल अस अबाउट एक्सपीरियंसेस ऑफ दोज टाइम, बिकॉज वो भी एक डिफरेंट एरा था, तो वो क्या थे एक्सपीरियंसेस, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सी माय एक्सपीरियंसेस इन ऑर्गेनाइजेशंस have been very very challenging and very funny also. There are a lot of incidents which has happened which has really taught me how to face the world. फनी वाले पहले बता दें। कौन वाले? फनी वाले अच्छा हाँ, तो फनी वाले तो इतने बहुत सारे हैं। सो फनी से शुरू करूँ तो मेरी पहली जॉब थी कमिंस में, पुणे में थी, एंड जो हमारे MD साहब थे वो फॉरेनर थे, अमेरिकन थे। सो सेकेंड या थर्ड डे में गया, मैं फैक्ट्री में घुसा, मेरे पास मोटरसाइकिल थी, तो उन्होंने वहाँ पार्किंग में खड़े थे वो, तो एक तो फर्स्ट उन्होंने बोला, मुझे बुलाया, बोला कि किड यू आर 5 minutes लेट। तो मेरे पास घड़ी नहीं होती थी, है ना, तो मैं बोला एज्यूम क्या कि आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सर। एंड देन ही सेड कि व्हाई यू कैन नॉट कीप योर मोटरसाइकिल क्लीन, if you cannot keep your motorcycle clean, then how can you take care of my employees? तो ऐसा अगेन सर, आई एम वेरी सॉरी, आई इंश्योर। आप ज्वाइन किया, आपको क्या, अब क्या आंसर दोगे? MD खड़ा है सामने में 6.5 फीट का, वो अभी गोरा, उसके आधे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है ना, बिहार से हम भी आए हैं। तो ये तो पहला इंसिडेंट हो गया। 2-3 के बाद मैं ऐसी कुछ पेपर जेरोक्स करने के लिए स्टेयरकेस जा रहा था, तो वो ऊपर से उतर रहे थे, ही वाज अगेन क्लाइंबिंग डाउन, ये अगेन हेल्ड मी। तो बोले वाई यू फोल्डिंग द पेपर, मैं हाथ में पेपर था, मैंने फोल्ड किया हुआ था। तो ही अगेन सेड कि वाई यू फोल्डिंग द पेपर आर नेवर सपोज टू बी फोल्डेड एंड हाउ यू पंच द पेपर, सो ही शोड मी हाउ टू पंच द पेपर। सर सॉरी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ा था? हाँ, ये किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ा है मैंने आज तक, ना ही किसी ने ट्यूटर किया। 3-4 दिन और हो गए,
अपना तो मूड खराब हो गया था कि यार 2 इंसिडेंट हो गए, वो भी CMD साहब ने पकड़ लिया है। फिर एक दिन गैलरी में पकड़ लिया उन्होंने, बोले शो मी योर सॉक्स। अच्छा, स्कूल यार, ये सॉक्स में तो क्या है, स्कूल ही है क्या है? तो दिखाया मैंने, तो वहाँ पे उन्होंने बोला यार द कलर ऑफ योर सॉक्स एंड द कलर ऑफ योर बेल्ट शुड बी सेम, व्हाई यू आर वेयरिंग डिफरेंट कलर्स, नोबडी हैज टॉट यू। मैं बड़ा परेशान हो गया था एक्चुअली। अच्छा, सो विद इन 1 month ऑफ माई ज्वाइनिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड at the level of CMD, if he is reprimanding you for 3 times within a month, so I was very, very depressed. So I went to a very old person. He was there in the organization for the last 25-30 years. मुझे नाम अभी याद है, भट्ट साहब था नाम उनका। तो मैं डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको सजेशन देता हूँ। So what he did, he said कि you go to the CMD's house. अच्छा, These are some works has to be done and you meet the family and उन्होंने अपने आप से इनिशिएटिव लेके उन्होंने दिया। मैं पहुंच गया घर पे। तो to cut a short story short, so his family was there, CMD's family was there. So they wanted me to fix an AC, air conditioner. अच्छा, वो सेटल नहीं हो पा रहे थे, they had also come from abroad। तो इमीडिएटली मैंने फटाफट AC वैसे फिट कराया उनके पूरे घर में, 3-4 AC से लगवाया थे मैं, अपने एफिशिएंसी दिखाए मैंने वहाँ पे, अपना नाम 2-3 बार बताया उनको कि मेरा नाम अशोक वर्मा है, मैं HR में हूँ। सो दैट लंच के समय CMD साहब आएंगे तो तुमको 22 बजे कब नाम बताएंगे, है ना। Then I saw them struggling in terms of communication with the electricians and all. Then I suggested them कि madam, why don't you have a Marathi classes, you know, so that you know, and I'll arrange for the tutor. आपको मराठी आती थी? मुझे तो थोड़ा समझ में आ रहा था, but I could not tutor. So मैंने she said yeah, good idea, and मैं फटाफट मराठी टीचर भी 2 दिन में करके मैं ले गया घर। जी, उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं हमेशा अपना नाम बताना भूलता नहीं था मैडम को, मैं अशोक वर्मा है। उसके बाद क्या हुआ कि जो CMD साहब थे उनकी सेक्रेटरी, शी वेंट ऑन अ लॉन्ग लीव, मैटरनिटी लीव, एंड समहाउ कहीं से आया कि भाई अशोक वर्मा हैज बीन नॉमिनेटेड टू बी हिज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट फॉर 6 months। मेरा बोला यार तो फॉर्च्यून चेंज हो गया यार सारा, मैं तो कहाँ सोच रहा था कि यार अपना दूसरा, एक मेरे पास 2 कैंपस का ऑफर थे, मैं बोला दूसरा कैंपस का ऑफर ले लेता हूँ, यहाँ टाइम पूरा हो चुका है तो चलता हूँ। बट देन आई कुड सी द सी चेंज। तो सी व्हाट आई वांट टू से इज दैट यू नो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू डोंट नो कि कहाँ से अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास जी, और कहाँ से आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो या कैसे यूज कर सकते हो अपने बेनिफिट के। तो हर समय काम ही आपका काम नहीं आने वाला है, आपका दिमाग और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम आने वाला है ना। कभी कभी इस चीज में आप फंस भी जाते हो, अब ज्यादा स्मार्ट बने जाते हो, कहीं फंस भी जाओगे आप। आपको बड़ा छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। एक ऑर्गेनाइजेशन थी लिकर की ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल, बहुत बड़ी कंपनी, अभी तो बहुत टॉप पे है। तो बहुत अर्ली मैंने ज्वाइन किया था उसको, है ना, और उसका उनकी ग्रीनफील्ड चल रही थी, प्रोजेक्ट चल रही थी। अब मैं बहुत तंग आ गया था, 1 साल 1.5 साल ना छोटे शहर में रह के बहुत तंग आ गया था। तो एक मेरा प्लांट हेड था, प्लांट हेड ने बोला देखो ये नंबर है दूसरी कंपनी का, CHRO हैं, इनको फ़ोन करो, ये कंपनी HR हेड मांग रही है, अब मेट्रो में पोस्टिंग है। मैं बोला यार तुम्हारे साथ बढ़िया दोस्त तो कोई है नहीं मेरा यार, ऐसा है ना। मैं बोला तुमने साला फ़ोन किया, तुमने फ़ोन कर लिया था क्या? मतलब मैंने फ़ोन नहीं किया, बट मुझे मालूम चला HR ढूंढ रहे हैं, तो आप फ़ोन कर लो, शायद आपका काम बन जाए ऐसे। तो मैं रात में बैठा हुआ था गेस्ट हाउस में, मैंने फ़ोन घुमा दिया उनको। तो उन्होंने पूरा सुन लिया, क्यों छोड़ना चाहते हो, व्हाई यू वांट टू लीव, एंड यू गिव जस्टिफिकेशन, नो आई एम लुकिंग फॉर चैलेंजेस, दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू ऑलवेज से, यू नो, लुकिंग फॉर चैलेंजेस, न्यू रिस्पांसिबिलिटीज, वांट टू ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ही सेड फाइन, सो गिव मी सम टाइम, ऐसा। 4 दिन के बाद की बात है, सिर्फ 4, मुझे अभी बहुत चित्र है। वो इंसान जो CHRO उस कंपनी का था जिससे मैंने बात किया था, वो हमारे यहाँ CHRO बन के आ गया। अब मैं उनका नाम पढ़ा यार, ऑर्गेनाइजेशन अनाउंसमेंट है, बोला तेरी का। उसको मैंने प्लांट हेड को इतना गाली दिया मैंने कि यार कमाल का तो आदमी है, या तो तेरे को मालूम था तू जानती है। अरे बोला है मुझे नहीं पता। सिर्फ 4 दिन में वो बंदा हमारे यहाँ CHRO बन के आ गया। चैलेंज चल के आ गया। यार
चैलेंज चल गया। और जिस दिन आया है ऑर्गेनाइजमेंट रिलीज हुआ है, करीब मुझे अभी भी याद है, बहुत अच्छी तरह याद है, लंच का समय था, 1-1:30 बज रहा था, ऑर्गेनाइजमेंट हमने पढ़ा, खाते खाते पढ़ा ऐसे। और 3 बजे फोन आ गया CHRO के सेक्रेटरी का कि आ जाओ। कि हाँ, सो कैन यू कम ओवर नेक्स्ट 2 days यू कम ओवर एंड मीट दी CHRO। हमने फिर गाली दिया उसको खाते खाते। अच्छा खासा नौकरी चल रहा था और तूने फंसा दिया। तो मैं सोचा चलो ठीक है, अब तो एंड आ गया, अब ढूंढना पड़ेगा, दूसरी ढूंढनी पड़ेगी। बट टू माई सरप्राइज, यू नो, सो देयर यू कम इनटू कॉन्टैक्ट विद पीपल हु हैव गॉट लॉट ऑफ मैच्योरिटी। सो ही कॉल्ड मी, यू नो, ही गेव मी टाइम, he spent around 2-3 hours with me. अच्छा। He said, what is the difficulty? I know you must be embarrassed and, you know, trying to face me. But don't get embarrassed. See, hota hai, and we all have done it in our past. So focus on that. It's just 6 months, 1 year you will be there, and then we'll pull you out from there. But you focus on the project and, you know, establish it. Because this was a huge project. Winery लग रहा था, बड़े बड़े brands आ गए थे, सब we were trying to produce and we are doing a greenfield actually. Labor issues बहुत थे, union के issues थे. And I got very motivated. फिर मैंने एक पूरा दम लगा के, एक यूनियन था, एक्सटर्नल यूनियन था, मारपीट करके, जो भी आप बोल सकते हैं, वायलेंस करके, हाँ वो मैंने यूनियन को ठहराया, इंटर यूनियन फॉर्म किया, एग्रीमेंट साइन किया, और साहब के पास में जाके बोला मैंने कि देखिए सर, अब मैंने कर दिया, नाउ आई एम एलिजिबल फॉर अ ट्रांसफर, एंड ही हैज kept his word. He has kept his word. So during this, so this is how you know how you get motivated also. क्योंकि अगर कोई और होता तो शायद वो मुझे बोलता था क्या है, जाओ ढूंढ लो तुम नौकरी, बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने मुझे पॉजिटिव वे में मेंटरिंग किया उसने. सो दिस इज वन इंसिडेंट आई रिमेंबर, एंड इट्स अ वेरी नाइस ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे रियली यूज्ड टू, यू नो, टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉइज. तो फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन बी वेरी वेरी फैंटास्टिक. बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छे मेंटर्स मिले हैं मुझे, एंड दे हैव रियली टेकन केयर ऑफ, एंड दे हैव रियली इंश्योर्ड दैट आई हैव लर्नड. ऐसा तो वो भी एक आपको फ़ायदा होता है हमेशा. बिल्कुल. कुछ एक ये भी कहते हैं लोग कि प्लांट में काम नहीं किया तो क्या HR किया, है ना. हाँ. इस कहावत का क्या मतलब है, इसके पीछे की क्या कहानी होती है जब लोग ऐसा कहते हैं कि प्लांट में काम नहीं किया तो? देखिए, आज के ज़माने में अगर मैं रिलेट करूं तो एनी यंग प्रोफेशनल हु हैज़ पास्ड आउट फ्रॉम अ मैनेजमेंट स्कूल, उनके 3-4 क्वेश्चन होते हैं. आप कैंपस में भी जाओ ना तो बड़े मुंडेन क्वेश्चन होते हैं उनके. व्हाट द टाइमिंग ऑफ द ऑफिस, इज इट अ 5-day वीक और नॉट, है ना. व्हाट इज फ्राइडे पॉलिसी, ड्रेस कोड पॉलिसी. आपको उनको इंटरव्यू लेने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि उनको काम के अलावा वो सारे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे. और ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज आई हैव बीन इंसिस्टेंट इन डूइंग कैंपसेस माई सेल्फ थ्रू आउट माई करियर. तो ऐसे ही कि अगर आप टैलेंट लेके आते हो कैंपस से, तो मेरे को पता नहीं अपने पर क्यों भरोसा है कि मैं जो लाऊंगा वो ठीक बढ़िया लाऊंगा, इसलिए मैं किसी और पे डिपेंड नहीं करता. आई इंश्योर दैट आई गो टू कैंपसेस माई सेल्फ. हम लोग समय जब हम लोग को आए थे कैंपस का, तो हमारे जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सारे IR के पूछे गए थे, यूनियन के क्वेश्चन पूछे गए थे. लेबर एक्ट है, लेबर में क्या हो सकती है, ID एक्ट में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या हो सकता है, फैक्ट्रीज एक्ट में क्या हो सकता है. आज किसी को वो एक्ट मालूम ही नहीं है. आप किसी को पूछने जाएंगे, किसी भी बच्चे को, तो किसी को लेबर एक्ट और जितने भी एक्ट्स हैं लेबर लॉज में, किसी को पता ही नहीं है. आप ChatGPT कर लेते हैं, आप तो ChatGPT कर लेते हो, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन. उसमें बहुत फास्ट है वो लोग. बट बहुत सारे एडवांटेजेस भी ChatGPT के. यू वांट टू हैव अ स्पीच, so they can get you within 2 minutes, they'll give it to you. So technology को तो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी. And a successful HR manager is that who adopts to the and who's flexible in adopting the technology also. So that is one big advantage. तो प्लांट के एक्सपीरियंस में आप कहना चाहते हैं कि वो जो एक्सपोजर आता है वो उसका मेन फ्लेवर वही है जिसकी वजह से. देखिए, I firmly believe that you get a head of HR position only when you have got a mixed balance of experience of a factory and corporate HR. ठीक है. अगर आप सिर्फ कॉर्पोरेट HR से आप, अब मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मतलब आई डोंट वांट टू बी ऑब्जेक्टिव और जजमेंटल ऑन दिस, बट मैंने देखा है कि जिसने फैक्ट्री का स्टेंट नहीं किया है जी, वो कॉर्पोरेट HR में ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करता है. 1 साल 2 साल ही इज सक्सेसफुल, बट देन हिज परफॉर्मेंस ग्रेजुअली, बिकॉज ऑल कंपनीज दे हैव गॉट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड ऑल कंपनीज दे हैव गॉट यूनियंस इन देयर फैक्ट्रीज, मोस्ट ऑफ देम. बड़ी कंपनियां जो बड़ी कंपनी जितनी भी है मैन्युफैक्चरिंग की, सारे में यूनियंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर यूनियन होते हैं, परमानेंट वर्कर्स यूनियन होते हैं. अगर आपको उनको डील नहीं करना है, कर नहीं सकते,
तो उसके लिए आपको स्पर ऑफ द मोमेंट आंसर भी देना पड़ेगा उनको, और उनके क्वेश्चंस बड़े अजीब अजीब होते हैं। अच्छा। सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं सुनाता हूँ किस्सा है कि मेरी पहली जॉब जो थी, जब बड़ा मेरे में बड़ा नया जोश था, खरोश था एकदम कि कुछ करके दिखाना है। तो ऐसे ही मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो एक दिन हंगामा हो गया, मेरा नाइट शिफ्ट में था, हंगामा हो गया कैफेटेरिया में, कैंटीन में, बहुत बड़ी कैंटीन थी, 3-4 हज़ार लोग खाना खाते थे। रात के करीब बजे होंगे, 11-12 बजे होंगे। उस समय लैंडलाइन था, मैंने अपने साहब को फ़ोन किया, बॉस को, कि अरे डोंट बॉस, मैं हूँ, आई विल टेक केयर। हाँ, बॉस ने बोला बिल्कुल, यू ओनली टेक केयर, यू ओनली टेक केयर। पहुँच गया मैं यूनियन लीडर के पास, अपने ज्ञान देने में पहुँचा। मैं बोला कि भाई अब खाना हो गया, खाना में ख़राब है, कुछ हो निकल गया है तो कोई बात नहीं, घर पे भी होता खाना, वाइफ बनाती हैं खाना, तो हम क्या ऐसा झगड़ते हैं क्या थोड़ा? तो उसने बोला वाइफ तो मेरे लिए बहुत कुछ करती है, आप कर दोगे क्या? सो ऑन अ लाइटर वेन अगर हम देखा जाए तो दीज आर ऑल लर्निंग्स। तो ये आपको सिखाता है कि आप कैसे आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन यूनियन कम्स विद लॉट ऑफ वायलेंस एंड दे हैव, वो एक जो स्पर ऑफ द मोमेंट होता है वो मेक और ब्रेक का होता है। अगर आपने वहाँ पे काम नहीं किया है तो आपको एक वर्कर का साइकी कभी पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलता जी। एक वर्कर है, एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, एंड दे आर आल्सो ट्राइंग टू मेक देयर एंड्स मीट। यू हैव टू शो लॉट ऑफ एम्पैथी व्हेन यू आर डीलिंग विद देम, एंड वो अब जब हम दिखाते नहीं हैं वो चीज़ ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होता है तो देन यू हियर ऑफ स्ट्राइक्स, यू हियर ऑफ वायलेंस, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो एचआर हेड एक कॉर्पोरेट में बैठा रहता है ना, ही कैन एंटिसिपेट दैट, ये ट्रेंड ऐसा आ रहा है, ये साइंस, दीज आर द टेलटेल साइंस, दिस इज अ रेड फ्लैग। वो वही समझ सकता है, वो जिसने काम किया हो 10 साल 15 साल फैक्ट्री में काम किया, वो टेलटेल साइंस आपको देती है। एक दिन में फ्लैश ट्रैक नहीं होता है, इट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ्स, जहाँ लोग बात ही नहीं सुन रहे हैं वर्कर की, तो वो स्ट्राइक होती है। इस पर थोड़ा और बात करते हैं, क्योंकि मैंने भी 20 साल काम किया है कॉर्पोरेट में, और जो मैंने देखा है, मैं उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लाता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि आईआर का, यूनियन का बहुत डर भी दिखाया जाता है। कई मरतबा ऐसी सिचुएशन को मैंने देखा है कि जहाँ पे शायद प्रॉब्लम कभी उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो आईआर इशू हो जाएगा, और इस तरह का एक भय भी दिखाया जाता है। तो कितना सच है या कितना उसमें हमने क्रिएटिविटी है, और क्या वाकई भी इतना डिफ़िकल्ट है यूनियन को हैंडल कर पाना, और क्या है कि जो हम इस काम को आसान बना सकते हैं, और कहाँ पे ये मुश्किल हो जाता है, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है? See, I understand your question. I think, and similar situation we also face. When you're sitting in the corporate, lot of HR managers they tell you, but आप when you have worked in the plant, you know कि भाई आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, you can be judgmental on that. ठीक है? So and you can speak from that confidence actually, because then you have the confidence कि अगर वो नहीं करेगा ना, तो तेरा काम मैं आके करूँगा। The biggest difference आजकल क्या है, हम लोग के समय में ना कुछ होती थी प्रॉब्लम ना फैक्ट्री में, हम बॉस को बोलते थे, जो दिल्ली में बैठे हैं, बॉम्बे में बैठे हैं, बोलते कि बॉस आपको आने की जरूरत नहीं, मैं कर लूँगा। आज के ज़माने में ना स्लाइटेस्ट कुछ होता है ना, अरे बॉस तुम देख लो, फोन करते हैं, बॉस ये हो रहा है। अरे तुम जनरल मैनेजर रैंक के आदमी, तुम निपटाओ ना वहाँ पे यार, क्या है, खड़े हैं हम लोग पीछे, आपके पीछे। कम बैक टू सम अदर क्वेश्चन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हमें डरना चाहिए। सी मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जाता हूँ कोर्स करने, लॉट ऑफ पीपल आस्क द सेम क्वेश्चन, अच्छा कि इज आईआर फेयरफुल। मैंने रियलाइज किया कि मेरी पोजीशनिंग चेंज हो गई है पहले से। अच्छा, अगर आज से 15 साल पहले का अशोक वर्मा को मैं देखता हूँ तो बहुत ही फियरलेस है, कोई आएगा देख लेंगे, कर लेंगे। अब मैं पोजीशन अपना देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि नहीं, वो गलत स्टांस था। अच्छा, सी द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज योर ओन, यू टेंड टू मेक मिस्टेक्स, because when there is a problem you have to take a holistic decision. It cannot be on your own prejudice कि मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा, because at stake is 5,000 people है, उनकी फैमिलीज है। आप वो स्टेक पे नहीं ला सकते हो, क्योंकि आपको जब डिसीजन लेना है तो नंबर 1 इट हैज टू बी कोलैबोरेटिव डिसीजन, मैनेजमेंट का इनपुट होना बहुत जरूरी है उसमें, और आपकी जो थिंकिंग है बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप जो भी एक्शन कर रहे हो वो आप और इंस्टिगेट तो नहीं कर रहे लोगों को। कहीं हम जोश में वो एक्शन कर जाते हैं जो और इंस्टिगेट हो जाता है, उससे मामला बिगड़ जाती है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि कोई भी रिलेशनशिप बिगड़ती है, भाई डिवोर्स एक दिन में नहीं होता है ना।
1 साल 2 साल में थाली बचती है, थाली मारपीट हो तभी डिवोर्स होता है ना। तो इस तरह वर्कर और मैनेजमेंट का भी रिलेशनशिप है। आपको टेलटेल साइंस मिल जाते हैं, रेड फ्लैग्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट में बैठे हैं तो यू हैव टू हैव योर ईयर्स एंड आइज टू द ग्राउंड। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यू कैन नॉट डिपेंड। इट्स नॉट मिसट्रस्ट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैंड्स ऑन। और हैंड्स ऑन वही हो सकता है एज एच आर हेड की बात कर रहा हूँ मैं सीओई रोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एच आर हेड की बात कर रहा हूँ। आप तभी हो सकते हैं जब आपने वो 10-15 साल में वहाँ पर आपने घिसा है, आपने काम किया है। फियरफुल नहीं होना, केयरफुल होना है। करेक्ट, दैट्स एग्जैक्ट वर्ड। क्योंकि हम जब फियरलेस हो जाते हैं ना, हमें लगता है कि हम झेल लेंगे, आप सब कर लेंगे, बिल्कुल गलत है। यू आर पुटिंग द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एट स्टेक। विनिंग बैटल्स लूजिंग वॉर्स। करेक्ट। तो इंटरनल जो है एम्प्लॉय के जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह वो तो मैनेज हो जाते हैं जैसे आपने बताया। बट अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ किसी को निकालना हो, है ना, किसी भी वजह से हो सकता है, फायर करना हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया हो, वहाँ क्या करना चाहिए, कैसे वहाँ केयरफुल होना चाहिए? जो आप कह रहे हैं कि इट इज़ मोर अबाउट बीइंग केयरफुल नॉट फियरफुल, वहाँ पे क्या केयरफुलनेस होनी चाहिए? सी, इसमें 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अपने कार्यकाल में देखा है और एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ मैं कि बहुत सारे मैनेजर बड़े रेकलेस हो जाते हैं। कुछ अगर इंडिसिप्लिन हुआ, मैं फैक्ट्री की, चलो पहले फैक्ट्री की बात करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अगर किसी ने इंडिसिप्लिन कर लिया है या कुछ इंडिसेंट बिहेवियर कर दिया है, सपोजिटली निकाल दो इसको, कल से आना नहीं चाहिए फैक्ट्री में, बाहर होना चाहिए, गेट के बाहर करो, गेट के बाहर करो। हाँ, ये बड़ा गेट के बाहर करो। हाँ। सी, टाइम्स हैव चेंज्ड। ये पहले हो सकता था, अब नहीं हो सकता। इसमें बड़ा सिंपल से एक ही चीज़ आपको फॉलो करना है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ पनिशमेंट गिवन कैन नॉट इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ क्राइम डन। ऐसे नहीं कि बंदे ने पेंसिल उठा ली तो आप उसके हाथ काट दो, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 2 है कि उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन का टाइम दो ना जी। आप उसको सस्पेंड करो, बहुत ग्रेव है तो सस्पेंड करो उसको, बट गिव दैट पर्सन टाइम टू एक्सप्लेन। इंक्वायरी, एक डोमेस्टिक इंक्वायरी होनी चाहिए, अब उसके बाद एक्शन लो जी। बहुत लोग, हम लोग बहुत सारे केसेस देखे हैं हमने 30 ईयर्स में कि रेकलेसली निकाल दिया, अगले दिन आगे वो बैठता है आपके सामने क्योंकि कोर्ट ऑर्डर दे देता है उसको, लेबर कोर्ट, क्योंकि आपने वो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस आपने अप्लाई नहीं किया है, उसको आपने चांस ही नहीं दिया अपना बात कहने को। ये तो हो गया फैक्ट्री वाली बात। बहुत बार हमने देखा है सेल्स फोर्स को भी हम टर्मिनेट कर देते हैं, इंटीग्रिटी इशू हो गया, वाजिब है, करना चाहिए। वहाँ पे भी सेम रूल अप्लाइज। यू गिव दैट, यू हैव अ इंक्वायरी, यू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन देमसेल्फ। बहुत सारे मैंने अभी टर्मिनेशन देखे थे, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ पे हेड ने टर्मिनेट कर दिया सेल्स फोर्स को पूरे। अच्छा, है ना। अब बाई चांस मैं उस दिन आ गया था, अब काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि गलती थी सेल्स फोर्स की, बट मैंने उनको समझाया कि आप ऐसे टर्मिनेट मत करो, बिकॉज दे कैन गो टू एनी कोर्ट एंड दे कैन गेट अ रीइंस्टेटमेंट। वो कल आके आपके सामने बैठेंगे। तो बोले नहीं आई एम द हेड। मैं बोला कि आप हेड होगे, बट लीगली मुझे एक एक्शन लेने दो, एक मुझे कैविएट फाइल करने दो। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है कैविएट के बारे में। जी हाँ, अगर आप किसी को अगर एक्शन लेते हैं, टर्मिनेट करते हैं या कुछ लीगल आप केस सूट फाइल कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ कैविएट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन साइड। जस्ट टू क्लैरिफाई, जस्ट टू हम ये रेगुलर जो ले ऑफ्स होती हैं ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन रीजन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस जी उनकी बात कर रहे हैं। जी। सो अगर आपने कैविएट फाइल कर दिया है कोर्ट में, तो कोई भी जज उसमें एक्सपार्टी ऑर्डर नहीं दे सकता है। ही द जज हैज टू कॉल द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिस्निंग टू देयर साइड ऑफ द स्टोरी। अदरवाइज वो तो कोई भी जाएगा और रीस्टेटमेंट लेके आ जाएगा और आपके सामने बैठेगा। कल आपने टर्मिनेट किया, वो आपके सामने बैठ के आज। तो ये चीज़ एक्चुअली न्यू एज प्रोफेशनल शुड अंडरस्टैंड दैट यू नो they should insist that if there is some action which is going to happen, they should have a proper legal remedy also. Process it should not, it should not come back on your face actually. अब बहुत सारे हमने देखे हैं इंस्टेंसेस, रीस्टेटमेंट हो जाता है, देयर इज रीस्टेटमेंट विद बैक वेजेस जी, 50-60 लाख का बैक वेजेस आ जाते हैं। 20 साल पहले 25 साल पहले किसी ने कर दिया होगा तो 50-60 लाख के बैक वेजेस आ जाते हैं, और उसके रिटायरमेंट्स और बिल्कुल सब जोड़ के। बिल्कुल। तो जैसे आपका प्रोफाइल देखते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। आपने लगभग हर तरह की पॉसिबल कंपनी में काम किया है, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, जी में आपने काम किया है, उस तरह की कंपनियों में, और फिर कुछ प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज में भी काम किया है। हम जब बात करते हैं रोज़मर्रा की बातों में, बातचीत में, तो हमको पता चलता है कि नहीं साहब, इन कंपनीज में कल्चरली एडजस्ट कर पाना शायद
बहुत ही डिफरेंट है। तो क्या आपको क्या लगता है कि कैसा होता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट एक सो कॉल्ड प्रमोटर ड्रिवन लाला कंपनी के एनवायरनमेंट में, और जो आदमी मल्टीनेशनल से लाला कंपनी में जा रहा है या एक फैमिली ड्रिवन बिजनेस में जा रहा है, तो उसे क्या 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 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सर्वाइव करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए? ये होता क्या, मतलब लाला कंपनी प्रमोटर ड्रिवन कंपनी, ये परसेप्शन कैसा है? क्या डेफिनेशन क्या है अब इनकी? आज का प्राइवेट सेक्टर देखे तो वो सब लाला कंपनी है, कोई तो एक टॉप पे मैनेजर ही बैठा ना, एक फैमिली ड्रिवन बिजनेस ही है ना सारे। बिल्कुल, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना। और इसमें काफ़ी लोग हम लोग से बात भी करते हैं, बहुत समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज पीपल लाइक अस वी हैव सीन द बोथ द वर्ल्ड्स, है ना। मेरे हिसाब से ये हमारे खुद की मन की सोच है और खुद का मन का डर है एक्चुअली। एनीबडी हु हैज डन गुड इन मल्टीनेशनल विल ऑलवेज डू गुड इन एन इंडियन प्रमोटर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। मल्टीनेशनल में है कि आपका मालिक एक है, विच इज़ अ ह्यूज रिस्क ऑल्सो, है ना, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल यू आर डिपेंडेंट ऑन योर बॉस। इन अ इंडियन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोटर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव गॉट एटलीस्ट 2 or 3 स्टेक होल्डर्स हु आर योर सेफ्टी नेट्स। मल्टीनेशनल में अगर आपको बॉस को आपकी शक्ल पसंद नहीं है ना, तो आपको सेपरेट कर सकता है, एग्जिट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन से, तंग करके कर सकता है, बिहेवियर से कर सकता है, काम नहीं देके कर सकता है, एंड यू स्टार्ट लुकिंग आउट बिकॉज आपकी सेफ्टी नेट नहीं है। क्योंकि आपके जितने सारे हैं सब या तो यूएस में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, या सिंगापुर में बैठे हैं, या हांगकॉन्ग में बैठे हैं, है ना। बट इंडियन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस में यू गॉट लॉट ऑफ सेफ्टी नेट। आपका HR हेड है, आपका वहाँ पर प्रेसिडेंट है बैठे हुए, आपके जो मालिक के प्रमोटर्स हैं वो हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ पीपल यू कैन गो टू एंड डिस्कस एंड पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड एंड दे विल लिसन टू इट। द बिगेस्ट डिफरेंस आई हैव सीन इन अ प्रमोटेड ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव लॉट ऑफ एम्पैथी फॉर पीपल। अच्छा, मैंने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन से काम किया ऑफ लेटली, 3 या 4 तो हो गए मेरे अभी ऑफ लेटली। वो आपको रियली में काम करना सिखाते हैं। मल्टीनेशनल में तो आप प्रोसेस फॉलो करो, एक ग्लोबल प्रोसेस है, PMS रन कर लिया, कॉम्पनसेशन रन कर लिया, इंक्रीमेंट्स रन कर लिया 12 महीने पे, भाई मैंने तो फोड़ दिया, है ना। अब वहाँ से अब जब आते हो आप इंडियन ड्रिवन प्रमोटर ऑर्गेनाइजेशन में, द डायनामिक्स आर टोटली डिफरेंट। आपको फैमिली को मैनेज करनी है, मैं प्रमोटर ड्रिवन प्रोमोटर्स की फैमिली की बात कर रहा हूँ। आपको मैनेजमेंट की लोगों को करना है, लीडरशिप टीम को करना है फॉलो, कितने सारे एक्टिविटीज करते हैं वो, आपको सब में हाथ बटाना है, एंड इट्स ह्यूजली चैलेंजिंग एंड ह्यूजली सेटिस्फाइंग आल्सो, एंड लॉट ऑफ लर्निंग ना। आप तभी तो सीखते हो, क्योंकि वो स्पीड आप में अगर नहीं है काम करने का, आप MNC में सर्वाइव कर जाओगे, बट इंडियन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जैसे आप बता रहे हो उससे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है, ये गलत परसेप्शन है कि किसी इंडिविजुअल की विम्स एंड फैंसीज में हम काम कर रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज अ स्ट्रक्चर, और आप तो जिस ढंग से कह रहे हैं उससे तो लग रहा है कि फैमिली ड्रिवन बिजनेस आर मोर स्ट्रक्चर्ड देन एन MNC, जहाँ पे शायद प्रोसेसेस के हवाले ही हो गया इंडिविजुअल उसके अपने। So just to elaborate, MNCs are totally process driven. They will see black is black and white is white. But when you are an employee, when you are dealing with employee, the third dimension is very important. वो जो डेप्थ होता है थर्ड डायमेंशन का, वो एक प्रमोट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकता है। तो ग्रे जोन की बात करते हैं। बिल्कुल। द आई फॉर डिटेलिंग वो आपको एक प्रमोटर ही सिखाता है, वो मल्टीनेशनल आपको नहीं सिखाती है, क्योंकि वहाँ बॉस को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है ऊपर। ही डजंट केयर अबाउट योर परफॉर्मेंस, आपने जो करा वो बॉस ने आगे करा अपने परफॉर्मेंस करके। प्रमोटेड ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में आपके 4-5 स्टेक होल्डर्स होते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, जज करते हैं, बिकॉज यू आर इंटरेक्टिंग विद देम ऑन अ डेली बेसिस। आपको टीम आपको जज करती है, हाउ यू कैन सेव देम। MNC में कौन आपको सेव करता है? कोई नहीं सेव करता। जब आप कुछ गलत करते हो तो सब आपको काट खाने को, आपकी नौकरी लेने को आ जाते हैं, कर लेते हैं अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं आपसे। गलत ना भी हो तो भी आइसोलेटेड फील होता है कि आप दूर है, टीम बैठी है, आपके बॉस बैठे हैं। जी, यहाँ पे आपको तो 3-4 इकोसिस्टम होते हैं जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो, यू कैन पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड। तो मैंने तो, एंड दिस कैन बी माय पर्सनल परसेप्शन, आई फील दैट वर्किंग फॉर अ इंडियन प्रमोटेड ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस। बहुत सारे इंसिडेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे आपको किस्से भी होते हैं, बहुत सारे आपको चीज सीखने को भी मिलते हैं। लर्निंग तो 200% है, हैंड्स ऑन लर्निंग बहुत ज़्यादा है। आपको लग रहा है मैं 22 होकर बोल रहा हूँ, बट मैं ये खुद में महसूस कर चुका हूँ कि while I was working with the multinationals, what I used to do, and when I started working with Indian driven promoter driven organizations,
हाउ माई परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ एंड वर्क हैज चेंज्ड. हम्म, सो दैट आई फॉर डिटेलिंग हो गया आपका, द वे यू ड्राइव योर सेल्फ एंड दे पुट यू थ्रू द ग्राइंड. अगर वो आपको पसंद करते हैं ना प्रमोटर्स, तो दे पुट यू थ्रू द ग्राइंड, दे टेस्ट यू, एंड वंस यू पास द टेस्ट देन स्काई इज द लिमिट. बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको. पसंद का मतलब वो परफॉर्मेंस बेस्ड परफॉर्मेंस. जी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि वहाँ पे तो और कोई है नहीं उनका, वो तो एज इट इज मालिक है भाई कंपनी के. जी. अगर परफॉर्मेंस आपने बॉस तो अच्छा आपसे किया, कम्पीट नहीं कर रहा. हाँ जी, बॉस तो आपसे बॉस कम्पीट अब- नहीं बॉस सबसे compete नहीं कर रहा और उसकी नौकरी आप कभी नहीं ले कभी सकते. देखा तो जो ऐसे मैं अगर समराइज करूँ तो आप ये कह रहे हैं कि फोरम्स बहुत अवेलेबल होते हैं बहुत होता है. इंडियन. और सी एंड लर्निंग इज एन एक्सपीरियंस. मैं आपको बहुत छोटी छोटी इंसिडेंट्स देता हूँ. जी. एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था, आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं. और वो मेरा जो वो एक्सपीरियंस है वो 1 या 1.5 साल का ही था उस ऑर्गेनाइजेशन पे. बट लॉट ऑफ पीपल आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई एट्रीब्यूट लॉट ऑफ माय सक्सेस ऑफ लेटली टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा. छोटी छोटी आपको किससे बताता हूँ मैं, बट छोटे टाइम लूंगा आपसे. जैसे जो वो प्रमोटर थे, काफ़ी बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनकी बड़ी 2-3 हैबिट्स थी उनकी. अच्छा. है ना. जब फॉर एग्जाम्पल एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको. हाँ, बिल्कुल एक बिल्कुल. किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको. इसीलिए मैं किसी बैठे हैं जरा. हाँ मेरे को एक किसी पेपर पे उनका साइन लेना था, जी. है ना. तो मैं उनके रूम के बाहर खड़ा था. तो अंदर रूम में उनकी मीटिंग चल रही थी और अंदर जो बैठे थे उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं. अच्छा. आज तो नंबर 1 के स्टार है वो. अच्छा. तो दोनों की डिस्कशन चल रही थी. वो मेरे को देख रहे थे, बट वो ही कंटिन्यू टॉकिंग टू दैट फ्रेंड ऑफ हिज. 15-20 मिनट में खड़ा रहा क्योंकि मेरे को अर्जेंट साइन चाहिए था, बट मैं खड़ा रहा था. जब वो सेलिब्रिटी फ्रेंड चले गए तब भी उन्होंने मुझे नहीं बुलाया. फिर मैं हिम्मत करके अंदर गया. उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुमको जानबूझ के नहीं बुलाया, मैं देख लिया तुम्हें साइन चाहिए था. जब तुम्हारा काम है ना वो तुम करोगे, तुम्हारा काम मैं नहीं करूँगा. अगर तुमको अंदर आना है ना तो तुम्हारे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि बोलो कि सर ये मेरे पहले साइन कीजिए, बात आप चाहे बाद में कीजिए आप. तो ये मेरी बड़ी लर्निंग थी. दूसरा इंसिडेंट्स मैं एक और बताता हूँ आपको. मुझे एक दिन रात में करीब 11-12 बजे फ़ोन आया रात में. बहुत विंटर की बात है ये. मैं नोएडा में रहता था. बोला कि कल सुबह मेरे को 6 बजे 6:30 बजे ऑफिस में मिल लो. ऑफिस गुड़गांव में था. मैं 5:30 बजे घर से निकल गया. विंटर कड़ाके की दिसंबर की, पूरे फॉगी था. फिर भी मैं बोला नहीं, साहब ने बुलाया, बॉस ने बुलाया, चलते हैं. 6:30 बजे मैं ऑफिस में था गुड़गांव में. 7:30 बज गया, 8:30 बज गया. बॉस का पता नहीं. जी. 8:30 बजे उनका प्यून आया था. तो मैं बोला कि आ गए हैं. बोला बॉस बॉम्बे में है, कल ही है बॉम्बे में. तो जस्ट टू टेस्ट मी कि इतने विंटर में फॉगी टाइम में उनके बुलाने में पहुंचता हूँ कि नहीं पहुंचता हूँ, अच्छा. वो सिर्फ चेक करने के लिए उन्होंने मुझे बोला था. ये भी टेस्ट होते हैं. ये भी टेस्ट होता है. और किससे भी है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए. वो कभी आपसे अपडेट लेते थे तो बोले चलो चलो मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो. जहाँ पे अपडेट खत्म हुआ बीच रास्ते में गाड़ी बोला चलो. तो अब बीच रास्ते में आप सूट पहन के टाई पहन के अब खड़े हैं. उस समय तो ना उबर था ना ओला था, कोई कैब ही नहीं था, कुछ नहीं, आप खड़े. तो सी दिस इज अ लर्निंग. अगली बार से जब बोलते थे कि चलो 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 एयरपोर्ट में जा रहा हूँ, तुम बीच में मुझे बता दो गाड़ी में बैठ के सारे अपडेट, तो मैं एडी मुलायम बोलता था यार गाड़ी पीछे पीछे भेज दे. तो साहब ने उतारा तो अपने गाड़ी में बैठ के हम वापस ऑफिस आ गए. दीज आर लर्निंग्स. ये छोटी छोटी बातें होती है ना, आपको वो सिखाती है. एक बार हम सेल्सफोर्स बना रहे थे जी. एक इंसाइट है, बड़ा बड़ा इंसाइट है. और हम जैसे मल्टीनेशनल्स आते हैं तो लेट्स लुक एट एफएमसीजी कंपनीज, लेट्स लुक एट दिस कंपनी, उसका सेल्सफोर्स देखते हैं. उन्होंने मुझे बुलाया, बोला मैं सुन चुका हूँ सब चीज़, है ना, करो तुम जो तुम करना चाहते हो, बट मेरी एक सजेशन सुन लो. इस प्रोडक्ट के लिए ना हमें वैसे लोग चाहिए जो घर घर में प्रेशर कुकर बेचते हैं जी. जो चूड़ी बेचते हैं, अच्छा. जो छोटे छोटे आइटम्स बेचते हैं कॉस्मेटिक्स के. हाँ. क्योंकि उनमें ही हिम्मत होती है हर दुकान में जाने का, हर बंदे से पूछने का, कॉन्फिडेंस से पूछने का कि चूड़ी लोगे और फूल लोगे और ये लोगे. ये मेरा सजेशन है. और मैंने आंख बंद करके वो चीज़ सीखा है कि जहाँ पे जैसा आपको चाहिए ना, आपको वैसे ही उस लेवल का ढूंढना पड़ेगा. वी गो फॉर हाई फ्लाइंग पीपल, यू नो, यहाँ से लेंगे
इस मल्टीनेशनल से लेते हैं, इस एफएमसीजी से ले लेते हैं। हाँ, तो डिग्री नहीं, स्किल देखनी है। स्किल देखनी जी, अच्छा। और उसकी मेहनत देखनी है। हाँ, दैट इज व्हाट ही रियली यूज्ड टू अप्रिशिएट। तो दीज थिंग्स वर वेरी वेरी आई लर्निंग फॉर मी। बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं जो आपके लिए बहुत बहुत ही सिखा के जाती है आपको। अब इट लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन यू। अभी भी 1-1.5 साल पहले की बात है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया अच्छा। कि मैंने तुमको इतने साल पहले एक बंदे से इंटरव्यू कराने बोला था, तुमने अभी तक नहीं कराया। तो मैं बोला सर अभी करा देता हूँ। तो मैं बोला कि तुमने बोला कि हाँ मुझे मालूम है तुम मेरे यू नॉट इन माय ऑर्गेनाइजेशन, मुझे पता है भाई, बट तुमने प्रॉमिस किया था, तुमने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। आप बिलीव नहीं करेगा, मैं उस बंदे से कांटेक्ट किया एंड आई पास ऑन द मैसेज एंड ही सेड कि आई विल स्पीक टू हिम डायरेक्टली। तो इस तरह के आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो जहाँ पे आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप और बॉन्डिंग जो होता है ना, रिलेशंस बन जाते हैं, वो बहुत लास्ट होता है। उसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। उस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं एचआर के, जो ग्रुप के पूरे CHRO हैं, उनके अभी तक 15 साल में मेरे 3 फोन आ चुके हैं। तो जब भी फोन करते हैं ना मुझे, बोलते देखो वहाँ पर वो वैकेंसी है, तुम जाके जरा कल ज्वाइन कर लो। मैं बोलता सर मैं अभी ऑलरेडी काम कर रहा हूँ कहीं पर, फोन रख देते हैं। ठीक है, 3 महीना फिर फोन करेंगे, देखो हमने ये नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। और बोला सैलरी वाली, अरे सैलरी तुम अपने हाथ से बना लो, जो बनाना है तुमको तो बनाना है। दिस इज द कॉन्फिडेंस। अच्छा, क्योंकि उनको मालूम है कि ये इंसान एक पैसे की इधर उधर नहीं करेगा। वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है आपके। जी जी। अब वो मल्टीनेशनल में डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि मल्टीनेशनल में एवरीबडी इज फाइंग फॉर दैट वन स्लॉट, जहाँ पे लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर और देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स आल्सो। ऑफिस पॉलिटिक्स है। आज के 10 साल 15 साल से मैं इंडियन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहा हूँ, बहुत ही कम पॉलिटिक्स मुझे दिखा है। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो 0 के बराबर है। एंड दैट इज द ओनली रीजन, बिकॉज द वे promoters get into things and the way they guide you, because you don't see any politics, you ensure that your department doesn't do any politics, your peers don't do any politics, so it's a cascading effect which happens. बट जो जैसे आप कह रहे हैं उससे तो लग रहा है कि फैमिली ड्रिवन बिजनेस ही इज द ओनली वे टू गो, राइट वे टू गो। हाँ, see each to its own। बहुत ऐसे होंगे कि जो अच्छे बुरे होंगे, जो कुछ तो कुछ ऐसे भी तो ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ऐसे भी किस्से तो आपके पास होंगे जहाँ पे आप कहेंगे कि नहीं साहब ये तो शायद मेरे को नहीं करना चाहिए था या मेरे से गलत करवाया गया। see in any organization you do lot of right things also, and sometimes you are Not so right. not so right also. That's the right phrase actually to use. But the way you balance in the organization, because people who are working with you, with below you or around you, they should have that confidence कि अगर ये कर रहा है ना तो कुछ सोच के कर रहा है, और जो करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भलाई के लिए ही करेगा। वो सेल्फ इंटरेस्ट आपके एक्शन में दिखना नहीं चाहिए कभी। द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एट द पैरामाउंट एंड इट शुड फ्लो लाइक दैट ओनली। जिस दिन वो आप मैसेज वो कन्वे कर सकते हो अपने इकोसिस्टम में, देन यू स्टार्ट पीपल कमिंग टू यू। जैसे मैं पहले भी बोला कि the success of a HR head is when people start coming to him without any inhibitions. अगर आप अपना दिल खोल के मुझे आप बता रहे हो क्या आपके इश्यूज हैं, और and you are reaching out to me for help. Correct. I'll be a mad HR manager if I'm not able to help you, if it's within my parameters. हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास लोग आते हैं, वो जॉब के लिए आते हैं, प्रमोशन के लिए आते हैं, इंक्रीमेंट के लिए आते हैं। नहीं, that could be one of the reasons. But nowadays I've seen a sea change. ये पहले होता था। Nowadays I've seen a sea change. They reach out to you for help. और ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई इंसान दूसरे इंसान के पास आता है कि I want help. करेक्ट। अगर आप हेल्प नहीं कर पाओ उसको, then आप कहे कि किस तरह के HR मैनेजर। हाँ, तो अशोक जी ये तो हो गया कि आपका, हमने देखा कि आपने जब स्टार्ट किया एंड यू वेंट थ्रू द एराज ऑफ HR और आपने एक सक्सेसफुल करियर लीड किया है। यदि आप लुक बैक करते हैं, आप पीछे जाके देखते हैं, तो कैसे अपने आप को पाते हैं एज अ प्रोफेशनल, एज अ ह्यूमन बीइंग? आपने जो किया लोगों के साथ, जैसे भी आपने किया, तो आपको क्या लगता है, वॉज इट, आप सेटिस्फाइड है या यहाँ से इसके बाद क्या करना है? क्योंकि आप तो आई थिंक मेरे को लगता है 25 साल का तो आपका एक्सपीरियंस हो ही गया, तो अब अगले जो भी आपके रिमेनिंग ईयर्स ऑफ करियर है उनमें आप क्या करना चाहते हैं? क्या ऐसी चीज़ें जो अचीव करना चाहते हैं? See, I think I have had a fairly successful career. बट बड़ा ही सब्जेक्टिव चीज़ है, आपको सेटिस्फैक्शन तो कभी मिलता नहीं है, बिकॉज द अर्ज टू गो ऑन इज ऑलवेज देयर।
आई थिंक इन HR एंड आई थिंक आई हैव डन लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन. हर तरफ से मैंने कोशिश किया है कि जितना हो सके आई शुड बी एबल टू डिलीवर टू माई सेटिस्फैक्शन ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड हैज़ ऑल्सो चेंज्ड रैपिडली. आपको बहुत स्विफ्ट एक्शन लेने पड़ते हैं, आपको बहुत टेक सेवी होना पड़ता है. यू हैव टू बी लॉट एम्पैथेटिक इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग पीपल. नाउ यू आर बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक HR मैनेजर फॉर द इंटायर बिजनेस. यू नो लॉन्गर अ कॉस्ट सेंटर. वो कॉस्ट सेंटर वाली फीलिंग हटा देना चाहिए. एंड यू शुड ऑलवेज थिंक दैट हाउ यू एड वैल्यू टू द बिजनेस, व्हाट इज द थिंग यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल. अब जिस दिन अपने टेबल पे और अपने बॉस के टेबल पे वैल्यू ऐड करते जाओगे ना, यू विल बी इंडिस्पेंसेबल. सो वंस यू बिकम इंडिस्पेंसेबल, नॉट इन अ रॉन्ग वे, इन अ पॉजिटिव मैनर, कि छोटे से एग्जाम्पल है, अगर आपसे रिलेटेड कोई मीटिंग है ना या कोई और भी मीटिंग है, इफ यू एडेड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ना, that meeting will not start. The boss will not let that meeting start unless until you arrive that meeting. उसको बोलना ही पड़ेगा कि इसको आने दो, तभी मीटिंग शुरू होगी. और ये आपको आपके PS बता देते हैं कि यार, हाँ, ये indicators हैं. Indicators, these are the indicators. And then you feel, see, it's a kind of motivation. एक प्रमोटर से मैंने पूछा था, हमारे चेयरमैन थे एक कंपनी के, पुरानी बात है ये, कि सर आप इसको डांटते क्यों इतना, है ना? तो बोलते अशोक ये रिवर्स मोटिवेशन है. अगर उसको मैं रोज बोलूंगा अच्छा बढ़िया काम में किया ना, वो काम करना बंद कर देगा. हम बोले सर ये रिवर्स मोटिवेशन मैंने पहली बार सुना है, इससे पहले मैंने कहा रिवर्स मोटिवेशन नहीं सुना है. नहीं, ऐसा होता है, कॉम्प्लेसेंसी भी आने लगती है. यदि आपको लगने लगता है कि आप लोगों की नज़र में आ गए तो कॉम्प्लेसेंसी भी आने लगती है. Now coming to the last question, that what I want to do. See, I have got my aspirations of becoming a business leader. I think I have done my HR. And मैंने अपने promoters को भी एक दो बार sound किया कि now I would like to lead a business. And they are very very mindful of that. You know, they are very sympathetic and they were very and truly believe that somehow someday they will really take care of this issue. So this is what my ambition is. क्योंकि HR में तो जो है अब कर लिया. I think let me contribute to the business also. वो चीज़ मेरा एक है जो प्लास्टिक. अच्छा, यहाँ तक तो काफ़ी मज़ेदार बात हुई. हमने कुछ ऐसा ही एक मज़ेदार सेक्शन अपने कॉन्वर्सेशन में रखा है जिसको हम कहते हैं जनता का सवाल. ये होता क्या है कि आपने भी नोटिस किया होगा कि कई बार हमारे मन में सवाल आते हैं जो हम पूछना तो चाहते हैं बट किसी कारण से पूछ नहीं पाते, या हमें पता ही नहीं होता कि हम ये पूछना चाहिए भी नहीं है, नहीं चाहिए, या अलाउड भी है नहीं है. तो उसको हम जनता के सवाल कहते हैं. तो आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि एग्ज़िट इंटरव्यूज़ होते हैं कंपनियों में, तो उस एग्ज़िट इंटरव्यू का क्या कंपनी कुछ करती भी है या बस वो एक फॉर्मेलिटी ही कंप्लीट करने की बात होती है? क्वेश्चन अच्छी है आपकी. एंड टू बी ऑनेस्ट, what I want to say is that, you know, lot of times we use that data. But lot of times I also say that, you know, अगर आपको ये तकलीफ थी तो while you are in the job you should have told us that ना. But बहुत सारी चीज़ होती है कि लोग बताते नहीं हैं. अच्छा, जब उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो आवाज़ खोलते हैं, बॉस के अगेंस्ट हो चाहे काम के अगेंस्ट हो. See, what I would like to hear as a HR manager, when you are already in the job, doing the job, then you should raise that question or issue. Then we'll be able to resolve it. एक बार आपने पेपर डाल दिया, फिर तो हम जस्ट आपसे चाय पी रहे हैं आपके साथ और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसका कोई वैल्यू थोड़ी ना होता है. अच्छा, तो ऐसा भी होता है क्या कि HR वाले कोई लिस्ट बना के रखते हैं कि ये है हिट लिस्ट में हमारी और ये गुड लिस्ट में, ऐसी कोई लिस्ट बनाती है HR क्या? देखिए उस तरह का लिस्ट हम नहीं बनाते हैं, बट हमारे माइंड में जरूर होता है कि वी ऑल्सो सी ट्रेंड्स. वो कैसा थिंकिंग है, उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, ये टू बी ऑनेस्ट वो हम रखते हैं अपने दिमाग में. अच्छा, क्योंकि वो बिहेवियरल पैटर्न से बहुत कुछ दिखता है एम्प्लॉय. बट एम्प्लॉय की आवाज़ भी होनी चाहिए, तो वी शुड नॉट शूट डाउन द मैसेंजर ऑल्सो. वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में. तो अब मान लिया जाए कोई एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, उसको ये फील हो जाता है कि मेरी जॉब शायद यहाँ पे नहीं चलने वाली है, तो वो क्या करे? उसके दिमाग में सवाल आता है मैं क्या करूँ, मैं छोड़ दूँ, जॉब देखूँ, बात करूँ, HR से बोलूँ, उसको क्या करना चाहिए? देखिए नंबर 1, ही शुड नॉट पैनिक. अच्छा, एंड ही शुड नॉट स्टार्ट राइटिंग हिज मेमोयर. एक होता है टेले मेमोयर, मेल बड़े बड़े लिखने चालू कर देते हैं कि आई हैव बीन विक्टिमाइज्ड, और ये बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी. द नीड इज कि अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको पुश आउट कर रही है जी, और अगर आपको इंडिकेशन दे रही है, यू कैन ऑल्सो पिवट योर करियर ना. भाई आपकी करियर आपके हाथ में है, आप कब तक करियर आप कंपनी पर डिपेंडेंट रहोगे. सो बट यू शुड रेज इट एट द राइट टाइम. ओके.
ऐसा नहीं कि बहुत सी चीज हो चुकी हैं, आपका अगेंस्ट केस बन चुका है, परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस का केस बन चुका है, तब आप ला रहे हैं। सो आई थिंक वो आपको सेंस हो जाता है कि व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग योर वे। जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और कैंडिडेट्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं कंपनी या इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद वो ज्वाइनिंग के दिन ड्रॉप आउट कर जाते हैं। ऐसे भी इंसिडेंट्स हैं जहाँ कंपनी इंटरव्यू कर लेती है और कभी जवाब नहीं देती, विल गेट बैक टू यू, दे नेवर कम बैक। सो आपको लगता है कि ऐसा होता है, क्यों कंपनीज ऐसा करती हैं? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, बट वी लाइक टू टर्म इट एज अ लॉन्ग पॉज एक्चुअली। But the real thing is actually, you know, the HR manager, recruiter also is struggling under a lot of mails, lot of calls. But this happens. Okay. There is a long pause. But I think we owe it to the candidate. If the candidate is responsive, he comes fully prepared. That is what we expect from him. We should have an automated response at least, which reaches out. Okay. So, क्योंकि people keep calling up and we don't have a ready answer. The team doesn't have a ready answer, है ना? Because the management is also thinking करना है, क्या करना है, क्या करना है. वो एक डिलेड पॉज होता है, तो वी शुड टेक इट पॉजिटिवली. बट आई थिंक दिस हैपेंस एंड ऑफन इट हैपेंस. यस. एंड HR पॉलिसीज आर एक्चुअली मोस्ट टॉक्ड सब्जेक्ट्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. और मेरे को लगता है कि, और ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ कि ये जब कोई एम्प्लॉय आके किसी HR मैनेजर या HR कॉन्टैक्ट पर्सन को बताता है तो पहली बार उसके साथ ही मिलके वो HR पॉलिसी पढ़ता है. तो आपको क्या ऐसा लगता है कि ऐसा है कि हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि अब जो पॉलिसी हम बनाते हैं वो सब पढ़ें इंक्लूडिंग HR? पूरी पढ़े हैं सी एज आई सेड ना कि आजकल पढ़ने का पेशेंस बहुत खत्म हो चुका है. जी. वो न्यू ज्वाइनिंग भी पढ़ता नहीं है पूरा, वो पेपर साइन कर देता है ऐसा. तो मेरा बड़ा एक अच्छा इसमें बड़ा डिफरेंट टेक है, यू नो. और अगर मेरी बस चले तो व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज आई विल हायर स्टैंड अप कॉमेडियंस एंड मेक देम रिपीट दी पॉलिसीज. आजकल स्टैंड अप कॉमेडी में सब देखते हैं, तो शायद वो बोलेगा आगे खड़ा होके तो सारी पॉलिसीज आपको याद हो जाएगी. नहीं, अच्छा ये आइडिया अच्छा है. और ये जो हम लीव पॉलिसी बनाते हैं और उसके बाद जो फाइन वर्ड्स में लिखते हैं ना, कंडीशन 1 कंडीशन 2, तो हम पॉलिसी बनाते ही क्यों जब उसको इतना मुश्किल बना देते हैं कि कभी ले ही ना सके. भाई वही तो बोल रहा हूँ कि जब एम्प्लॉय लीव लेने आता है तभी उसको मालूम चलता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. दैट इज द ओनली टाइम ही रियलाइजेस दैट ही इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. रिवर्स मोटिवेशन. और क्या 4 दिन उसको लगता है बेचारे को एप्लीकेशन कराने में, है ना. चालू को कन्विंस करता है, उसको फिर तैयार करना पड़ता है बैकअप कि मेरा काम कौन देखेगा. उससे अच्छा तो जाके वो आ जाए, कोई मिस भी नहीं करेगा बेचारे को. सो ऑन द सीरियस साइड आई थिंक यस देयर आर सम प्रोसेसेस व्हिच आर कम्बरसम एंड आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड. आज तो आपके एक मेल डाल के चले जाते हैं, भाई आपको जो करना है कर लो, है कि नहीं. तो हम उसको अप्रूव ही कर देते हैं कि चलो अपनी इज्जत अपने हाथ में, अप्रूव ही कर दो. इसे जब आना तभी आएगा लौट के. एक्चुअली जैन जी के साथ तो सही बात है. हाँ, अपनी इज्जत अपनी इज्जत अपने हाथ में. सिंपल सी बात है. काफ़ी मज़ेदार रहा ये कॉन्वर्सेशन. हाँ, सेम फॉर मी. थैंक यू अशोक. थैंक यू सर. हमें तो काफ़ी मज़ा आया, चाहे वो चशनाला की कहानी हो या फिर जब हम CCL की बात कर रहे थे या नेशनलाइजेशन की कहानी सुनी या फिर वो प्लांट के जो मज़ेदार किस्से थे. आप बताइए आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी. अपने कमेंट्स शेयर कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए रेज अ टिकट. थैंक यू.